हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। तो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे एमसीक्यू में, और ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो भी होने वाला है क्योंकि हम इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इससे भी पहले ले आएंगे, बट थोड़ा सा लेट हो गया, एक दिन का लेट हो गया, और इस वजह से मेरे एक दो सब्सक्राइबर भी थोड़ा सा चले गए हैं। बट मैं आपसे यही कहूँगी कि देखिए, कुछ टेक्निकल इशू भी हो जाता है कभी कभी, और उस टेक्निकल इशू के कारण कभी कभी वीडियो नहीं आ पाती। थोड़ा अंडरस्टैंड क्या कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इतना बड़ा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, थोड़ा पेशेंस भी रखिए। पेशेंस आपके लिए ये इसलिए नहीं ज़रूरी है कि आपको मेरे चैनल पे रहना है। पेशेंस अगर आप में होगा तो किसी भी क्वेश्चन को जब आप अटैम्प्ट करेंगे तो पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जल्दी जल्दी पढ़ के जब आप आंसर लगाते हैं तो मोस्टली आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो ये पेशेंस की क्वालिटी सिर्फ क्वेश्चन से नहीं आती, अपने व्यक्तित्व में इस चीज़ को लाने की कोशिश कीजिए। तो अगर कभी कोई वीडियो लेट हो जाता है, ज़्यादा तो हम कोशिश नहीं करते, बट कभी कभार एक दिन का लेट हो जाता है, तो समझा कीजिए कि ये हो सकता है कोई कारण हो, कोई टेक्निकल इशू भी हो सकता है। तो चलिए, अब ये तो थोड़ा सा ही मेरी एक्सप्लेनेशन हो गई क्योंकि जो प्रॉब्लम थी मैंने आपको बता दी। अब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के ये एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी एमसीक्यूज़ हैं और आपको लास्ट में मुझे ज़रूर बताना है कि कितने एमसीक्यू आपके ठीक गए हैं। और इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि कल हम अकाउंटिंग का एमसीक्यू सेशन लाने वाले हैं जिसमें हम अकाउंटिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एमसीक्यू में। तो ये वीडियो आपको कल मिल जाएगा शाम को इसी टाइम पे। तो ये वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो इसकी जितनी भी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन है, अगर आप पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको पहले ही पता चल जाए कि वीडियो बस कुछ ही देर में आने वाला है। और दूसरी बात, जो भी इन वीडियो की पीडीएफ्स होगी वो भी हम आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कराएंगे, तो टेलीग्राम को साथ के साथ जरूर ज्वाइन कर लें। और कल आपको अकाउंटिंग का मिलेगा, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें। तो चलिए, अब आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पेशेंस के साथ पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। एन अथॉरिटी हु इज़ अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी एक ऐसी अथॉरिटी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है नोटिफिकेशन के द्वारा, ऑफिशियल गजेट के माध्यम से, जो कि स्पेसिफाई है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 में। तो हमें उस अथॉरिटी का नाम बताना है। वो अथॉरिटी कौन सी है? वो अपीलेट अथॉरिटी है। वो सर्टिफाइंग ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं, एक्टिंग ऑफिसर को करते हैं, इनमें से किसी को भी नहीं करते। तो देखिए, जो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट जो है, इसमें जो अथॉरिटी है वो है अपीलेट अथॉरिटी, जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है वो अपॉइंट करती है बाय अ नोटिफिकेशन। और ये अपीलेट अथॉरिटी काम क्या करती है कि अगर आपने स्टैंडिंग ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया अपनी इंडस्ट्री में, किसने? एम्प्लॉयर ने, तो उस पर जो भी वो काम नहीं कर रहा, उस पर जो फाइन लगाने का है या उससे उस काम को करवाने का जो प्रोसेस है वो इस अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रेट ऑफ subsistence allowance paid by an employer in case of suspension pending inquiry for any worker as per the standing order act। तो इसमें पूछा क्या गया है कि जब कोई भी सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी होती है किसी वर्कर के ऊपर, तो एम्प्लॉयर उसको कितना पेमेंट करते हैं? 50% एंड 70% ऑफ द वेजेस, 50% एंड 75% ऑफ द वेजेस, 50% एंड 80% ऑफ द वेजेस, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, इसमें जो एम्प्लॉयर होता है, जब कोई सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी की बात होती है किसी भी वर्कर पे, तो पहले वो होता है 50% आपको देना पड़ेगा, और जो बाकी का जो बचा हुआ वेजेस होता है 75% के फॉर्म में प्रोवाइड कराना होता है। अगर स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट आपने अच्छे से पढ़ा है तो आई होप कि आप ये बात जानते होंगे और आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। तो चलिए, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। As per the Factories Act, factories means any premises including the precedents thereof where dash or more worker are working or were working or any day of the preceding 12 months and in any part of which a manufacturing process is being carried on without the aid of power or is ordering so carried on। तो इसमें पूछा क्या गया है कि जो फैक्ट्रीज एक्ट होता है, इसमें जो फैक्ट्रीज की डेफिनेशन दी गई है, तो इसमें
कितने वर्कर्स पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कितने वर्कर्स होने चाहिए जिन्होंने 12 मंथ्स के अंदर अंदर काम किया हो, कितने वर्कर माने जाएंगे, चाहे वो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम कर रहे हो, और कहाँ पर, जहाँ पर विदाउट द एड ऑफ पावर हो, यानी जहाँ पर पावर का यूज़ नहीं होता हो। 10 होने चाहिए, 10 और मोर होने चाहिए, 20 और मोर होने चाहिए, 50 एंड मोर होने चाहिए, या 100 और मोर होने चाहिए। तो आई होप कि आप ये बात जानते होंगे, आपने ये पढ़ा होगा कि जहाँ पर पावर का यूज़ होता है वहाँ पर 10 होते हैं, और जहाँ पर पावर का यूज़ नहीं होता, विदाउट द एड ऑफ पावर, वहाँ पर 20 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। और एक बात आप मुझे ज़रूर बताएं कि जब बाद में जो कोड आया तो उसमें इसको इम्प्लीमेंट करके कितना किया गया है, 20 को कितना बढ़ा करके किया गया है, ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। Which provision regarding health are mentioned in the section 11 to 20 in Factories Act? Cleanliness, dust and fumes, ventilation and temperature, disposal of waste. तो आपको मुझे ये बताना है कि जो फैक्ट्रीज एक्ट में सेक्शन 11 से लेकर 20 तक बात की गई है, तो वो किसके बारे में बात की गई है? हेल्थ के बारे में मेंशन किया गया, ये तो क्वेश्चंस नहीं बता दिया, बट उस हेल्थ के अंतर्गत क्या क्या आता है? क्या क्लीननेस आती है, डस्ट एंड फ्यूम्स को ठीक करने का काम आता है, मतलब डस्ट एंड फ्यूम्स नहीं चाहिए जिससे वर्कर्स की प्रॉब्लम हो, वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था हो, टेम्परेचर की प्रॉपर व्यवस्था हो, और जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो क्या ये फैक्ट्रीज एक्ट में बताया गया है सेक्शन 11 से 20 में? ये क्वेश्चन एपीएफसी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एपीएफसी में सेक्शन वाइज क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो ये चारों की बातें करता है कि किसी भी फैक्ट्री में आप अगर काम कराना चाहते हैं तो पहली चीज़ वहाँ पे क्लीननेस होनी चाहिए, डस्ट एंड फ्यूम्स वहाँ पर नहीं होनी चाहिए जिससे कि वर्कर को प्रॉब्लम हो, काम करने वाले को प्रॉब्लम हो, वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, एंड जो वेस्ट है डिस्पोजल की उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। आई होप कि क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आपका स्कोर चल रहा है। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020, विद इन हाउ मेनी डेज इट इज़ मैंडेटरी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड बाय द कोड टू गेट विद रजिस्टरिंग ऑफिसर। तो इसमें पूछा गया है कि जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन वाला कोड है उसके अंतर्गत कितने दिन मैंडेट किए गए हैं किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पर रजिस्टरिंग ऑफिसर होना चाहिए? 30, 60, 45 या 90? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 डेज के अंतर किसी भी रजिस्टरिंग ऑफिसर को यहाँ पर कवर किया गया है कि इतने दिन के अंदर उसको यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020, एनी फैक्ट्री वेयर एनी हजार्डस प्रोसेस बीइंग कैरिड आउट एंड इट एम्प्लॉयज मोर देन डैश वर्कर शैल कम अंडर द एम्बिट ऑफ कोड। यानी इस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के अंतर्गत अगर किसी फैक्ट्री में जहाँ पर हजार्डस प्रोसेस का काम होता है, हजार्डस प्रोसेस मतलब जहाँ पर केमिकल वगैरह का काम होता है, तो वहाँ पर कितने एम्प्लॉयज़ की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कितने डैश वर्कर होने चाहिए इस कोड के अंतर्गत? 10, 20, 30 या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन वाला कोड है वो यहाँ पर हजार्डस प्रोसेस के बारे में कितने मेंबर्स मैंडेट होने चाहिए इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, यानी उसका कोई नंबर यहाँ पर इस कोड में नहीं बताया गया। तो आंसर आपका क्या बनेगा? नन ऑफ द अबव। आई होप कि क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से जा रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चलिए, अंडर वॉट सर्कमटेंसेस द ग्रेट्युटी ऑफ एन एम्प्लॉय कैन बी फोर्टिफाइड? टर्मिनेशन ऑफ रॉयटस और डिसऑर्डरिंग कंडक्ट, विलफुल ओमिशन और नेग्लिजेंस, ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड या ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब ग्रेट्युटी वाला जो एक्ट होता है इसमें किस कंडीशन में एम्प्लॉय को फोर्टिफाइड कर दिया जाता है, यानी कौन सी कंडीशंस खड़ी होती हैं जब एम्प्लॉय को ग्रेट्युटी नहीं दी जाएगी? तो अगर उसने कोई भी टर्मिनेशन वाला काम किया है, कोई डिसऑर्डरली कंडक्ट किया है, मतलब अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा काम कर दिया है, या कोई विलफुल ओमिशन या निग्लिजेंस कर दिया, यानी जो काम कहा गया है वो ढंग से नहीं किया है, या फिर कोई ऑफेंस कर दिया है जो कि मॉरल टर्पिट्यूड है, यानी सारी की सारी बातें आ रही हैं। जब ऐसा कोई भी मतलब गलत काम अगर कर रहे हो आप जो कि नहीं करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि आप ग्रेट्युटी के हकदार तो नहीं होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अगर कोई कोड समझने में आपको दिक्कत आती है तो उसको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में सरल भाषा में समझने की कोशिश किया कीजिए, तो जो क्वेश्चंस है वो आपके सॉल्व होने लगेंगे। चलिए,
As per the Payment of Gratuity Act 1972, gratuity is paid to the employee for every completed year of service or part thereof in excess of 6 months at the rate of 15 days wages based on last drawn wages by the employee. While calculating the 15 days wages, the number of working days in a month are taken are. तो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बट ये APFC टाइप क्वेश्चन है, तो आपको बहुत आसानी से, ध्यान से, मैंने इसीलिए कहा था कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। बात को समझिए कैसे इसको समझना है। देखिए, ग्रेट्युटी एक्ट के अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी एम्प्लॉय को जब पेमेंट करनी है तो एवरी कंप्लीटेड ईयर में, यानी कोई कंप्लीटेड ईयर है, यानी पूरा साल एक कंप्लीटेड हो गया, 1 ईयर कंप्लीटेड हो गया है, और उसमें या फिर उसका जो आधा मंथ है, यानी या तो 6 मंथ की बात की गई है, यानी आधा साल हो या फिर पूरा साल हो, एट द डेज ऑफ 15 डेज, यानी 15 डेज के वेजेस को यहाँ पर बताया गया है, जिसमें लास्ट ड्रॉन वेजेस है। तो जो लास्ट में जो सैलरी दी गई है, जो लास्ट सैलरी है, उसमें जब हम कैलकुलेट करेंगे 15 डेज़ की सैलरी निकालने के लिए, तो हम इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 30 डेज से, 31 से, 15 से, या फिर 26 से। तो अगर आपने जो ग्रेट्युटी एक्ट है अच्छे से कवर किया है तो आप जानते होंगे कि जब हम 15 डेज़ की सैलरी को लास्ट जो सैलरी है उससे कंडक्ट करके निकालते हैं, तो नीचे जो आता है वो आता है 26 का मतलब होता है कि ये 30 डेज़, एक महीने की बात कर रहा है, मगर एक महीने में जो 4 छुट्टियां हैं वो निकाल दी गई हैं, जो 4 संडे होते हैं वो निकाल दिए गए, तो टोटल कितना होता है 26 बचे 30 में से, तो यही 26 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इसलिए मैंने पेशेंस की बात की कि थोड़ा पेशेंस रखा कीजिए, और पेशेंस आपके व्यक्तित्व में होना चाहिए, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन में ही आपका कोई स्पेशल पेशेंस आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 26। चलिए, हु एडमिनिस्टर द प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो जो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 है वो कौन एडमिनिस्टर करता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्टैंडिंग कमेटी, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, या इनमें से कोई भी नहीं। ये नन ऑफ द अबव है, यहाँ पे अबव जो है वो थोड़ा सा नहीं लिखा है, तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो होता है ये एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट को एडमिनिस्टर करता है। तो आंसर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द एम्प्लॉयर शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर द, ये AC नहीं है, ये ESI एक्ट है, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो इसमें एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन करता है, 8.33%, 3.25%, 12% या 4.75%। तो जो ESI एक्ट होता है, यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस जो एक्ट होता है, इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है 3.25, और जो एम्प्लॉय होता है उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है 0.75, और टोटल कितना होता है, यानी दोनों का मिलाकर वो होता है 4%। आई होप कि आपको ये अच्छे से पता होगा। चलिए, अंडर सेक्शन 2 के सेक्शन 12 के अंतर्गत एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इज अप्लीकेबल टू सीजनल फैक्ट्रीज यूजिंग पावर एम्प्लॉइंग पर्सन, यानी कि जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है वो किसी सीजनल फैक्ट्री में जहाँ पर पावर का यूज़ होता है वहाँ पर कितने पर्सन्स को अलाउ करता है, 10 और मोर परसेंट, 20 और मोर परसेंट, 25 और मोर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब सीजनल फैक्ट्री की बात आएगी तो वहाँ पर 20 और मोर होगा, और अगर नॉन सीजनल की बात होती तो फिर 10 और मोर हो जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। Who performs work or participate in a work arrangement and earns from such activities outside of traditional employer relationship is a dash as per code on social security। यानी इसमें क्या ये रहा है कि जो पहले ट्रेडिशनली काम होता था वो अब एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में एक नई एक्टिविटी के तौर पर सामने आया है जिससे कि लोग अर्न कर रहे हैं। तो ये कौन सा अरेंजमेंट है, सोशल सिक्योरिटी कोड में। तो सोशल सिक्योरिटी कोड में आपने पढ़ा होगा कि गिग वर्कर की बात होती है, प्लेटफॉर्म वर्कर की बात होती है, नॉर्मल वर्कर की बात नहीं होती इसमें, और नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। तो प्लेटफॉर्म और गिग में ही हमको बताना है। तो देखिए, अगर कोई एक्टिविटी जो बिल्कुल आउटसाइड हमारा काम कर रही है ट्रेडिशनल एम्प्लॉय रिलेशनशिप की जगह पे, तो ट्रेडिशनली क्या था कि किसी एम्प्लॉयर ने हायर किया और एम्प्लॉय वहाँ पे रह के काम कर रहा है। बट गिग वर्कर में क्या होता है कि एम्प्लॉयर हायर तो करता है लेकिन गिग वर्कर अपने आप से काम करता है जितने दिन उसका मन करता है, और जब उसका मन नहीं करता वो छोड़ सकता है। जैसे कि जो स्विगी जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़ होते हैं या डिलीवरी गर्ल्स होती हैं, वो आपने देखा होगा कि उनका जितने दिन ही काम किया उन्होंने अपना काम किया और जब भी मर्जी चाहा वो छोड़ भी सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आउटसाइड होती है जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप को थोड़ा सा वायलेट करती है, उस तरीके से काम नहीं करती। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, गिग वर्कर, जिसका वर्णन आपको सोशल सिक्योरिटी कोड में मिलेगा।
डैश वर्कर आर दोज हु एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आर प्रोवाइड सर्विस और सोल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम एज पर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। यानी सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं, वो कौन होते हैं? जाहिर सी बात है, किसी ऑनलाइन वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट होती है तो वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप चीज़ें खरीद सकते हो। तो कौन से वर्कर होंगे? प्लेटफॉर्म वर्कर। और लास्ट में मुझे आपको ज़रूर बताना है कि भाई कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी? सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से इसमें कौन सा करेक्ट है? द कोड शैल अप्लाई टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर, द कोड शैल अप्लाई टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर ओनली, द कोड डज नॉट अप्लाई टू होम बेस्ड वर्कर, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, ये होम बेस्ड वर्कर पर भी अप्लाई होता है, यहाँ पे नॉट लिखा है तो ये वाला तो गलत हो गया। ये अनऑर्गेनाइज्ड में करता है लेकिन केवल अनऑर्गेनाइज्ड में करता है, ये बात भी गलत हो गई। और नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? द कोड शैल अप्लाई टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी रिड्यूस द ग्रेट्युटी पीरियड फ्रॉम डैश ईयर टू डैश ईयर फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट। यानी जो सोशल सिक्योरिटी कोड है वो ग्रेट्युटी पीरियड को रिड्यूस करता है, कितने साल से कितने साल में कर देता है वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए। तो पहले जो कोड चला था उसमें वर्किंग जर्नलिस्ट का जो पीरियड था वो था 5 साल, और बाद में जो सोशल सिक्योरिटी आया उसमें कितना कर दिया गया? 3 साल। तो ये 5 से 3 हो गया, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Who recommend the Minimum Wages Act 1948? International Labour Conference, International Labour Committee, International Employees Committee, International Employees Conference। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को कौन रिकमेंड किया है? इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन ए इज राइट। व्हाट डू यू मीन टू एम्प्लॉय बाय दिस एक्ट? यानी इस एक्ट के मुताबिक जो ये मिनिमम वेजेस वाला एक्ट है, इसके मुताबिक एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है? एनी वर्क स्किल्ड और अनस्किल्ड, मैनुअल और क्लरिकल इन अ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, एनी स्किल्ड वर्कर, एनी क्लरिकल वर्कर या शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, वर्कर का मतलब क्या होगा? एनी वर्क स्किल्ड और अनस्किल्ड, मैनुअल और क्लरिकल इन अ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स दैट देयर विल बी। तो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट को 2 भागों में बांटा गया। तो कौन कौन से भाग हैं? क्या वो एम्प्लॉयमेंट इन एनी इंडस्ट्री की बात करता है, या एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर की बात करता है, या इनमें से किसी की भी बात नहीं करता, या फिर दोनों की बात करता है? तो जो एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट होता है, तो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या आता है? एक तो आता है एम्प्लॉयमेंट इन एनी इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, दोनों की बात आती है। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा। और ये हमें कहाँ मिलता है? ये मिलता है मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत। हु फिक्सेस मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फॉर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट? तो जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए वेज को कौन फिक्स करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए जो वेज को फिक्स करने का काम है वो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का। और इसी तरह आपको 2 वीडियो मैंने पहले भी बनाए हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के MCQ के, मैं उसके दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन 1 MCQ करके मैं दे दूंगी और एक 2 MCQ करके दे दूंगी, तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें 20-20 क्वेश्चन है, तो ये ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन होंगे और ये 20-20, तो आप समझ लीजिएगा कि कितने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर एक तरीके से कवर हो जाएंगे एंड रिवाइज हो जाएगा आपका। चलिए, व्हेन कम्स द मिनिमम वेजेस एक्ट? तो मिनिमम वेजेस का एक्ट कब आया? 1947 में, 1948 में, 1950 में या 1951 में? तो ये आया है 1948 में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिवाइज ऑफ मिनिमम वेजेस बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस को रिवाइज करती है कितने वर्षों में? 5 वर्षों के अंदर, 6 वर्षों के अंदर, 7 वर्षों के अंदर या 10 वर्षों के अंदर? तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है 5 ईयर्स के अंदर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस? तो मिनिमम वेजेस का जो फिक्सेशन एंड रिवीजन है वो कैसे किया जाता है? अपॉइंटमेंट ऑफ मैनी कमेटी, यानी बहुत सारी कमेटी बैठा करके इसको फिक्स किया जाता है, रिवर्स किया जाता है, और अपॉइंटमेंट ऑफ सब कमेटी, और इस सब कमेटी को या फिर अपॉइंट किया जाता है, या फिर इंक्वायरीज एंड एडवाइस किया जाता है इस कमेटी मेथड के द्वारा, या फिर सारे के सारे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब मिनिमम वेजेस एक्ट का फिक्सेशन एंड रिवीजन होता है तो मैनी कमेटी भी अपॉइंट की जाती है, सब कमेटी मैनी कमेटी के अंदर अपॉइंट की जाती है, और उसके बाद इंक्वायरीज और एडवाइस दी जाती है इस कमेटी मेथड के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव। अगर कोट आपने अच्छे से किया है तो ही आप
आपके ये आंसर ठीक हो पाएंगे। तो बताइएगा ज़रूर कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल बाय द ऑफिशियल गजट ऑफिसर इट्स प्रपोजल फॉर इंफॉर्मेशन एंड अफेक्टेड पार्टीज नॉट लेस देन 2 months, नॉट लेस देन 3 months, नॉट लेस देन 4 months एंड बोथ ए एंड बी। तो आपको बताना है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ये ऑफिशियल गजट ऑफिसर के द्वारा उसकी जो प्रपोजल है वो इंफॉर्मेशन और पार्टीज़ के थ्रू अपॉइंट करती है। कितने ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कितने समय से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें, नॉट लेस देन 2 months, नॉट लेस देन 3 months, नॉट लेस देन 4 months या फिर बोथ ए एंड बी। तो ये कितना होगा आपका, नॉट लेस देन 3 months। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ कमिटी और एडवाइजरी बोर्ड मेंबर विल बी। तो जो एडवाइजरी बोर्ड या फिर कमिटी बनती है तो इसकी क्या कंपोजिशन होती है, एम्प्लॉयज इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर्स इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एक्सीडेड ऑफ इट्स 1/3 या ऑल ऑफ द अबव। तो एडवाइजरी कमिटी बनती है इसका कंपोजिशन कैसे किया जाता है कि एक तो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयज़ ले जाते हैं, फिर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयर्स ले जाते हैं और एक इंडिपेंडेंट पर्सन ले जाता है जो कि 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडेड ऑफ इट्स 1/3। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वेजेस ऑफ वर्कर हु वर्क्स फॉर लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे, यानी जो नॉर्मल वर्किंग डे के हिसाब से जो वर्कर का वेजेस है वो कैसे डिफाइन होता है। अगर कोई व्यक्ति एक दिन काम करेगा तो एक दिन कुछ घंटे भी काम करेगा तो उसको नॉर्मल वर्किंग डे मान सकते हैं, या उसने फुल डे जो वर्किंग काम किया उसको ही फुल डे मानेंगे, या उसने हाफ डे जो काम कर लिया वो फुल डे मानेंगे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि वेजेस को डिफाइन करने के लिए वर्कर के जो टाइम है उसको कैसे मानते हैं कि अगर एक दिन में उसने कुछ घंटे भी काम कर लिया है तो हम उसे नॉर्मल फुल वर्किंग डे ही मानेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ऑफिसेंस एंड पेनल्टीज दैट एनी एम्प्लॉयर हु डोंट पे मिनिमम वेजेस। तो अगर कोई एम्प्लॉयर मिनिमम वेजेस प्रोवाइड नहीं कर रहा तो उसको क्या पेनल्टीज देनी पड़ेंगी, पनिश्ड फॉर इम्प्रिजमेंट फॉर 6 months, 500 रुपीज़ फाइन, बोथ ए एंड बी एंड ओनली बी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई एम्प्लॉयर पेमेंट मिनिमम वेजेस नहीं दे रहा है, मिनिमम पेमेंट नहीं दे रहा है तो उसको 6 months का इम्प्रिजमेंट जेल तो होगा ही, साथ के साथ 500 रुपीज़ फाइन भी भरना पड़ेगा। तो बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको बोनस एक्ट से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म बोनस, यानी बोनस का पहला क्वेश्चन है ये कि बोनस इज रिवार्ड फॉर गुड वर्क, शेयर इज प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ओनली है या बोथ ए एंड बी। तो बोनस क्या होता है, बोनस एक रिवॉर्ड तो होता है अगर कोई अच्छा काम एम्प्लॉय करता है, साथ ही एक शेयर भी होता है प्रॉफिट के तौर पे जो कि ऑर्गेनाइजेशन अर्न करती है। तो बोनस दोनों टर्म को यहाँ पे डिफाइन करता है। तो आंसर क्या जाएगा, बोथ ए एंड बी। ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, भाई बोनस आप प्रोवाइड क्यों करना चाहते हैं, ताकि आपकी जो इंडस्ट्री है वहाँ पर पीस रहे, हार्मनी रहे लेबर और कैपिटल के बीच में। भाई लेबर को अगर बोनस मिलेगा तो वो खुश रहेगा, तो शांतिपूर्वक अच्छे से काम करेगा, सीधी सी बात है। इसके अलावा इससे मैक्सिमम और मिनिमम जो रेट होता है उसको भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया जाता है, और एक रीजनेबल डिग्री होती है यूनिफॉर्मिटी की। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी सारी की सारी बातें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो भैया ये जो एप्लीकेशन होता है, मतलब ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अप्लाई कहाँ पे होता है, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ 20 और 20 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर 30 और 30 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। आपको ध्यान का रखना है कि हर वो उस इंडस्ट्री में बोनस अप्लाई होगा जहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग इन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के मुताबिक क्या क्या पेमेंट ऑफ बोनस में आता है, ऑल रेम्यूनरेशन तो आते ही आते हैं, सारे डियरनेस अलाउंस भी आते हैं, और जो भी मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस होते हैं वो आते हैं। भाई मनी को तो आप बोनस में दे रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये हमारा 36 क्वेश्चन चल रहा है, अब हम बहुत जल्द आने वाले हैं 40 तक। डज नॉट इंक्लूड इन वेजेस। अब वेजेस में क्या इंक्लूड नहीं होता, एनी अदर अलाउंस, एनी हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर, मेडिकल अटेंडेंस, बोथ ए एंड बी एंड ओनली बी। तो देखिए जो बोनस होता है उसमें कोई अदर अलाउंस भी नहीं होता, कोई हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर या मेडिकल अटेंडेंस भी इंक्लूड नहीं की जाती। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी।
एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस इन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो बोनस लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि कोई व्यक्ति 10,000 पर मंथ अर्निंग करता हो, 20,000 पर मंथ अर्निंग करता हो, 30,000 पर मंथ अर्निंग करता हो या 50,000 पर मंथ अर्निंग करता हो। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के तहत बोनस पाने के लिए उसकी सैलरी कम से कम 10,000 होनी चाहिए। 10,000 पर मंथ वो व्यक्ति अर्न करता होना चाहिए। डिसक्वालीफाइड फॉर बोनस अंडर दिस एक्ट। अगर किसी व्यक्ति को बोनस देने के लिए हम डिसक्वालीफाई कर देंगे, यानी हम उसको बोनस नहीं देंगे, तो किस आधार पे? अगर उसने कंपनी में फ्रॉड कर दिया है, या उसका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा वॉयलेट है, बहुत ज़्यादा आक्रामक है, और या फिर वो थेफ्ट करता है यानी वो चोरी करता है। तो ये तीनों चीज़ें अगर वो ऐसे गलत सलत काम करेगा तो कहाँ से बोनस मिलेगा? तो फिर सीधी सी बात है, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। व्हेन टू गिव मिनिमम बोनस टू एम्प्लॉय। तो जो मिनिमम बोनस है वो कब देना होता है एम्प्लॉय को? 8 मंथ्स विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, 9 मंथ्स विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, 10 मंथ्स विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, 12 मंथ्स विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो अगर बोनस आप दे रहे हो तो कम से कम 8 महीने के अंदर अंदर आपको दे देना चाहिए, 1 साल के अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। कंप्यूटेशन ऑफ बोनस। अब बोनस को कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है, यानी बोनस को कैसे कन्फाइंड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो भी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है, जाहिर सी बात है उसको तो चेक करेंगे ही करेंगे। जो भी अवेलेबल सरप्लस वो लगा सकते हैं उसको भी देखेंगे, और एलोकेबल सरप्लस भी चेक करेंगे। तो ये सारी बातें देख कर ही वो बोनस को डिफाइन करेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको फैक्ट्रीज एक्ट के मिलेंगे। What is the factory's definition by this act? तो फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या है? Any premises including 10 or more worker working in a day the preceding 12 months with aid of power. Any premises including 20 or more workers in a day the preceding 12 months without aid of power, both A and B and none of the above. तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, वो दूसरी तरीके से पूछा था। तो मैंने उसमें क्या बताया था कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में 10 या 10 से ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं विद एड ऑफ पावर, तो वो भी फैक्ट्री की डिफाइन होती है। और जहाँ पर 20 और मोर वर्कर काम करते हैं विदाउट एड ऑफ पावर, यहाँ पे पावर का यूज़ नहीं होता, वो भी फैक्ट्री में काम उठ होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें और उसे अच्छे से सॉल्व करें। व्हाट टाइप्स ऑफ वर्कर डिफिनेशन बाय फैक्ट्रीज एक्ट। तो फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत वर्कर को क्या डिफाइन किया गया है? जिसने 15 साल की उम्र अपनी कंप्लीट नहीं की वो चाइल्ड माना जाएगा। जिसने जो 15 साल से बड़ा है, 18 साल से छोटा है, वो एडोलेसेंट माना जाएगा। जो चाइल्ड और एडोलेसेंट दोनों हैं वो यंग पर्सन माना जाएगा। और जिसने 18 साल कंप्लीट कर लिया, यानी 18 साल से ऊपर है, वो अडल्ट माना जाएगा। या फिर सारी की सारी बातें सही हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट में ये चारों की चारों चीज़ें आती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। हाउ मैनी वीकली आवर्स आर वर्किंग आवर्स अंडर दिस एक्ट। तो एक वीक में कितने घंटे काम के माने जाएंगे इस फैक्ट्रीज एक्ट के मुताबिक? वीकली नॉट मोर देन 36 आवर, वीकली नॉट मोर देन 48 आवर्स, वीकली नॉट मोर देन 24 आवर्स, या बोथ बी एंड सी। तो एक सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते। वीकली नॉट मोर देन 48 आवर्स। अब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का आपका क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मीनिंग क्या है? एनी डिस्प्यूट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स, एनी डिस्प्यूट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वर्कर्स एंड वर्कर्स, एनी डिस्प्यूट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, अगर कोई एम्प्लॉयर या वर्कर के बीच लड़ाई हो जाए, वर्कर या वर्कर के बीच लड़ाई हो जाए, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर के बीच लड़ाई हो जाए, कुल मिलाकर यदि लड़ाई हो रही है तो आपका ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा हंसते मुस्कुराते पढ़िए तो क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री कवर्ड इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कौन सी फैक्ट्रीज को कवर किया जाता है? सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाली, बिजनेस और ट्रेड और प्रोफेशनल वाली, बोथ ए एंड बी दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में सारी फैक्ट्री कवर होती है, चाहे वो सप्लाई करता हो, मैन्युफैक्चरिंग करता हो, गुड्स और सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन करता हो, बिजनेस करता हो, ट्रेड करता हो, या प्रोफेशनल्स का काम करता हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। व्हाट आर दोज आउटकम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्ट्राइक पिकेटिंग, घेराव लेकआउट या ओनली स्ट्राइक्स। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आप जानते होंगे कि स्ट्राइक भी आता है, पिकेटिंग भी आता है, घेराव भी आता है, लॉकआउट भी आता है। और ये सारी की सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन की हैं हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के रिवीजन पार्ट 1 में। आई होप कि आपने ये अच्छे से देख लिया है। अगर देख लिया तो अच्छा, नहीं देखा तो एक बार ज़रूर आप उसे देख लें।
अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्राइक क्या होता है, व्हाट इज स्ट्राइक? सेसेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी और पर्सन employed in any industry acting in combination, cessation of work by workers, refusal under a common understanding both A and D। तो आपको देखिए स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, जब किसी वर्क को सेसेशन कर दिया जाता है किसी बॉडी के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा जो वहाँ पे एम्प्लॉयड इंडस्ट्री में और एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन यानी साथ में मिलकर के स्ट्राइक कर रहे हैं, वही स्ट्राइक होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। व्हाट इज लॉकआउट? लॉकआउट क्या होता है? इट डन बाय एम्प्लॉयर्स, इट इज कॉमनली इंडस्ट्री लॉक्ड फॉर टेम्पररी बोथ ए एंड बी, ओनली बी। तो देखिए लॉकआउट क्या होता है कि जब कुछ समय के लिए एम्प्लॉयर के द्वारा इंडस्ट्री को क्लोज कर दिया जाता है, तो ये एम्प्लॉयर के द्वारा की जाती है और ये कॉमनली इंडस्ट्री लॉक्ड होती है टेम्पररी बेस से कुछ समय के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। व्हाट इज आर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस? तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कौन सी सर्विसेज होती हैं? रेलवे, वाटर, सीवर, पावर, एयरवेज एक्सेट्रा। सीवर या वाटर, ओनली रेलवे या रेलवे एंड पावर सप्लाई। तो जो पब्लिक की जो यूटिलिटी है यानी जो उनकी डेली की यूज़ की चीज़ें होती हैं वो पब्लिक यूटिलिटी मानी जाती है। तो डेली में क्या आप यूज़ कर सकते हो भाई? रेलवे आप कभी भी जाना ज़रूरी पड़ सकता है, बहुत लोगों का एग्जाम भी बाहर होगा तो वो रेलवे से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बताइएगा कितने कितने लोग रेलवे की टिकट बुक करा चुके हैं एग्जाम देने के लिए, कमेंट सेक्शन में बताइए जाके। वाटर भाई वो तो रोज़ ही ज़रूरत है, सीवर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पावर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिना लाइट के तो आजकल कुछ होता नहीं, पढ़ाई भी नहीं होती, एंड एयरवेज भी ज़रूरत है क्योंकि बहुत दूर दूर भी जाना पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आ जाएंगी। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन APSC के 2017 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। According to the Trade Union Act, for which one of the following purpose the general funds of a registered trade union may not be spent। तो ट्रेड यूनियन के अंतर्गत जो जनरल फंड बनाया जाता है उसमें क्या चीज़ स्पेंड नहीं की जाती? द कंडक्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेड यूनियन और एनी ऑफ इट्स मेंबर। तो देखिए अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो गया है तो इसीलिए तो ट्रेड यूनियन बनाया है कि उस डिस्प्यूट को सुलझाया जा सके, तो ये वाला तो ठीक है। द कंपनसेशन ऑफ मेंबर फॉर लॉस अराइजिंग आउट द ट्रेड यूनियन। अगर ट्रेड यूनियन बनाया है तो वो बनाया क्यों है, उसकी फीस रजिस्ट्री की ले क्यों रहे हैं कि अगर कोई मेंबर का कंपनसेशन प्रोवाइड कराना है तो ये काम वो कर सके, तो ये भी सही हो जाएगा। द मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लोकल अथॉरिटी। यानी जो कोई भी पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव बॉडी में काम करता हो उसका मेंटेनेंस। तो भैया लेजिस्लेटिव का काम कर रहा है तो उसको लेजिस्लेटिव देंगे सैलरी और उसका जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व करेंगे। हम क्यों करेंगे, ट्रेड यूनियन क्यों करेगा? तो ये वाला हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। एंड अलाउंस to the members of their dependent on account of death, old age, sickness और अनएम्प्लॉयमेंट। जाहिर सी बात है ट्रेड यूनियन बनाया है तो ट्रेड यूनियन के मेंबर को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ओल्ड एज आता है, डेथ होती है, सिकनेस होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो जो पैसा होगा उसकी मदद करने के लिए तो यूज़ किया जाएगा। तो ये पूछा क्या गया है कि जो जनरल फंड बनाया जाएगा उसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, नॉट पूछा है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, द मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्सन हु इज मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लोकल अथॉरिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेंबर है तो उसका खर्चा तो कॉन्स्टिट्यूशन उठाएगा, ट्रेड यूनियन क्यों उठाएगा? तो आंसर हमारा ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा, पेशेंस को ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इसके अलावा 2 वीडियो में 20 क्वेश्चन है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, उसको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द ट्रेड यूनियन एक्ट कब आया? 1926 में, 1928 में, 1930 में, 1935 में। ये पूछा कब गया? ये EPFO 2015 का क्वेश्चन है। तो ट्रेड यूनियन एक्ट आया था 1926 में। ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, एक तरीके की मैराथन हो गई। आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि कल की अकाउंटिंग की जो क्लास है उसे भी आप इसी तरह अटेंड कर पाएँ। और मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि 40 में आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। आई होप कि आप जानते हैं कि कल अकाउंटिंग की भी इसी तरह MCQ की लंबी सी क्लास होगी, तो आपको सबको अटेंड करनी है, बताना है मुझे उसमें भी कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। साथ अगर आप APFC के लिए अभी भी ये PDF पैकेज लेना चाहते हैं तो 499 में आप ले सकते हैं, EOAO के लिए 399 में ले सकते हैं, और किसी एक सब्जेक्ट की PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 200 में आप ले सकते हैं। इसके लिए आप मुझे ईमेल पे संपर्क करें, ईमेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।